तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे यूनिट नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा सोल प्रोप्राइटर। देखिए कई तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बिजनेस क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस कई तरह, मतलब अगर आप देखोगे तो बिजनेस के अंदर कई तरह की बिजनेस है, जैसे एक सोल प्रोप्राइटर है, एक पार्टनरशिप है, एक इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो आज इस वाले टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो अकेला आदमी बिजनेस चलाता है उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। सोल का मतलब है अकेला चलाने वाला बिजनेस। तो अगर आप देखेंगे ना फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, हमारे पास देखो दो तरह के अंडरटेकिंग्स होते हैं, एक तो प्राइवेट और एक पब्लिक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम करें। अगर आप इसको बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप दो तरह से कर सकते हो, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस और एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। अगर हम नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस की बात करें तो जो हम लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमारा कोई किसी कंपनी से जुड़े हुए नहीं है, हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस बिजनेस को करते हैं, तो इसको कहा जाता है नॉन कॉर्पोरेट, क्योंकि ये कॉर्पोरेट नहीं है। नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर आता है सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, ठीक है। और कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। अगर आप ध्यान दो तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां जो होती हैं ये कॉर्पोरेट्स होती हैं, मतलब एक अकेला आदमी नहीं चला सकता, बहुत सारे लोग मिलके चलाते हैं। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बाहर के बहुत सारे लोग मिलके चलाते हैं। जबकि अगर हम नॉन कॉर्पोरेट की बात करें तो अपने ही लोग होते हैं, अपने साथी होते हैं जो इस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर है क्या? देखिए सोल प्रोप्राइटर जो है वन मैन बिजनेस कहलाता है। ये ऐसी बिजनेस है जिसके अंदर अकेला आदमी सारा पैसा लगाता है, सारा रिस्क लेता है, और जो जो भी उसमें प्रॉफिट होता है उसमें खुद का अकेला हकदार होता है। इसको किसी को और के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है। ही डोंट हैव टू गेट गिव शेयर हिज प्रॉफिट टू समबडी एल्स। द ऑल द प्रॉफिट ओन्ड बाय हिम इज बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। तो सारा पैसा जो भी ये कमाता है इसका खुद का पैसा होता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है। यहाँ तक क्लियर आ गया सोल प्रोप्राइटर कौन होता है स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखिए सोल प्रोप्राइटर का फीचर क्या है, मतलब खूबियां क्या है? इसमें आपको ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इसमें से फीचर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो अच्छी बात क्या होती है सोल प्रोप्राइटर में कि आसानी से इसको फॉर्म किया जा सकता है और आसानी से इसको बंद किया जा सकता है। यही एक ऐसी बिजनेस है जिसको बहुत आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। इसमें नीचे देखो लिखा हुआ है लेस फॉर्मेलिटीज एज इट हैज नो सेपरेट लॉ। बहुत कम फॉर्मेलिटी होती है इसमें, ज्यादा आपको फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना होता है, और इसके लिए कोई अलग से लॉ भी नहीं बना हुआ। आप जब मन करे अपनी खुद की अकेले बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरा इसके फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोल प्रोप्राइटर के लिए कि उसके ऊपर ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब इसमें लाइबिलिटी अगर आप देखेंगे तो अनलिमिटेड है, आपको कितना भी लाइबिलिटी पे करना पड़ सकता है। अगर आपकी बिजनेस नुकसान किए जा रही है तो अपने घर की प्रॉपर्टी में से भी पैसा देना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी आर हेल्ड लायबल टू मीट द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। अगर मान लो फर्म को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए तो आपको जो बिजनेस में आपका पैसा लगा है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में आपको अपने घर से भी पैसा देना पड़ सकता है। दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर आता है तीसरा फीचर इसका, सोल रिस्क बियरर। जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, सारा का सारा रिस्क अकेले लेता है, उसके साथ शेयर करने वाला रिस्क कोई भी पर्सन नहीं होता है। ही इज द वन हु बियर ऑल द रिस्क हिमसेल्फ। सारा रिस्क इसी के शोल्डर पे होता है और सारा का सारा प्रॉफिट भी यही कमा है। तो फुल रिस्क बियरर होता है ये, और प्रॉफिट का रेसिपिएंट भी पूरा अकेले ही होता है, किसी के साथ बंटवारा नहीं करता अपने प्रॉफिट। फिर आता है कंट्रोल। आपको क्या लगता है सोल प्रोप्राइटर के पास अच्छा कंट्रोल होता है? रीजन? यस सर। रीजन? कि सर वो अकेला ही ऑपरेट करता है, हाँ ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ये इसी के हाथ में होता है। बिल्कुल इसी के हाथ में कंट्रोल होता है। डायग्राम सही समझ में आ रहा है? जो मन करे वो फैसला लेगा, कोई इसको बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारा काम तो इसने खुद ही डिसीजन लेना होता है, तो कंट्रोल पूरा का पूरा इसी के हाथ में रहता है। फिर बात आती है एंटिटी, मतलब क्या बिजनेस और मालिक दोनों, मतलब इसमें बोला है नो सेपरेट एंटिटी। मतलब अगर देखा जाए तो जब ओनर चाहेगा तब बिजनेस चलेगी, जब ओनर चाहेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगी। तो बिजनेस मालिक से अलग नहीं है, बिजनेस और मालिक एक ही है।
तो अगर मान लो बिजनेस चाहती है कि जमीन खरीदो और मालिक कह रहा नहीं नहीं खरीदना है, तो मालिक की चलेगी यहाँ पे। तो कंपनी की यहाँ पे जो बिजनेस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, मतलब अलग नहीं है एक दूसरे से। तो इसीलिए मैंने सर्कल में इनको डाल दिया कि ये दोनों एक ही है, याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी प्राइवेट अंडरटेकिंग है जिसके अंदर सेपरेट एंटिटी नहीं होती। तो देखो सेपरेट एंटिटी इसके अंदर नहीं होती है, समझ गए? क्योंकि सर इसमें माल, हाँ सर अकाउंट्स में भी हम अभी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं, तो उसमें तो हम अलग लेके चलते हैं। देखिए सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है, देखो अकाउंट्स में जब आप पढ़ती हो ना, तो ओनर वहां पे जो हम कैपिटल की बात करते हैं, बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा हुआ होता है कंपनी में लगा हुआ है तो अलग है। लेकिन अगर बिजनेसमैन का लगा हुआ है तो वो अपना पैसा निकाल के जा सकता है बाहर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो सोल प्रोप्राइटर, अगर आपने अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट की है ना, तो आप सारा पैसा निकाल लोगे तो बिजनेस तो उसी समय क्लोज हो जाएगी। बाहर से आपने किसी से पैसा थोड़ी ना लिया। यहाँ पे सेपरेट एंटिटी का मतलब है मालिक और बिजनेस दोनों एक हैं। अगर मान लो बिजनेस मालिक ने तय कर लिया कि बिजनेस को बंद करना है, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो जितनी भी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उनके अंदर यही रूल होता है। लेकिन मालिक के पैसे को हम कैपिटल की तरह अकाउंट्स की बुक में दिखाते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। लेकिन जिस दिन मालिक डिसाइड करेगा बिजनेस उसी दिन क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंपनी होगी, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर यही कॉर्पोरेट एंटरप्राइज होता तो ऐसा नहीं होता। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगर होगी तो ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है? यस सर। यहाँ पे जो ओनर है ना, वो लायबल है अपने सारे एक्टिविटी के लिए, जो भी वो बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे लायबल है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर वहाँ कैपिटल क्यों लिखते हैं, तो बेटा जो उसने पैसा बिजनेसमैन ने दिया है वो बिजनेस के यूज के लिए दिया है, और वो पैसा कभी भी मांग सकता है अपना, क्योंकि वो खुद का उसका पैसा है। तो इसीलिए हम उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा निकाल सकता है। तो बिजनेस कभी उसको एसेट नहीं दिखा सकती, लायबिलिटी ही दिखाएगा। फिर आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो एक सोल प्रोप्राइटर का ये भी फीचर है कि ये ना कभी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक चलेगी। जिस दिन सोल प्रोप्राइटर तय कर लेगा कि बिजनेस नहीं चलानी है, उसी दिन बिजनेस बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ये कंटिन्यू नहीं रहती है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी इसके अंदर आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको क्लास। यस सर। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, बहुत जल्दी से फैसले ले सकता है। इसको किसी के साथ विचार विचार करने की जरूरत नहीं है, जब जो मन करे वो तय कर लेगा, जो मन करे डिसीजन लेना है ले लेगा। दूसरा ये आता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है इसके अंदर, सीक्रेसी बनी रहती है। अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बिजनेसमैन है, तो जो राज वो छिपा के रखना चाहेगा वो रख सकता है, किसी के साथ वो डिस्कस तो करता नहीं है। तो अगर वो चाहता है कि किसी के साथ ना बात को पता चले, खुद उसके पास रहे सारा इन्फॉर्मेशन, तो वो किसी को बताएगा नहीं। तो सारी की सारी सीक्रेसी उसी के पास रहती है, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता है ये क्या सोच रहा है। फिर एक और आता है डायरेक्ट इंसेंटिव। देखो सोल प्रोप्राइटर सारा का सारा प्रॉफिट तो खुद अकेले ले लेता है, तो इसीलिए सारा प्रॉफिट ओनर के पास ही चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी कमाई होती है बिजनेस के अंदर, सोल प्रोप्राइटर सारा का सारा लेने का हकदार होता है। तो हम बोलेंगे ये डायरेक्ट इंसेंटिव है इसके लिए। इससे काफी हाईली मोटिवेटेड रहता है, इसको पता है कि जितना भी मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ और सारी कमाई मेरे जेब में आनी है। तो इसीलिए डायरेक्ट इंसेंटिव होता है इसके अंदर। फिर आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देखिए इसके अंदर जो भी आप अचीव करोगे, जैसे मान लो अगर आप सोल प्रोप्राइटर और जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो आप जो भी अचीव करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ मैंने अकम्प्लिश किया है, किसी और के नाम पे नहीं जाएगा क्रेडिट। आपको ये फीलिंग आएगी कि मैंने सब कुछ अचीव किया है, मेरी मेहनत से मैंने कमाया है। तो ये एक फीलिंग आती है जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसीलिए जो जो लोग खुद के सोल प्रोप्राइटर होते हैं बिजनेस में, वो अकम्प्लिश समझते हैं अपने आप को, बिकॉज उनको पता होता है कि जो भी डिसीजन लेना है, जो भी रोल प्ले करना है, उन्होंने खुद अकेले ही करना है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट if there is a sense of accomplishment when the work is done। फिर आता है ease of formation and closure। जैसे कि हमने फीचर में पढ़ा, आसानी से बिजनेस को स्टार्ट भी किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो फीचर्स है ना वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों हो सकते हैं। तो अगर आसानी से आप बिजनेस को ओपन कर सकते हो तो ये फीचर है, क्लोज कर सकते हो तो भी ये फीचर है, लेकिन ये एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि जब चाहे आप बिजनेस को बंद कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। आ गया समझ में स्टूडेंट्स?
यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस, इसके डिसएडवांटेजेस की। देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? इसमें आप देखेंगे कैपिटल इज लिमिटेड एंड द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल। यहाँ पे जो है कैपिटल लिमिटेड होता है और बिजनेस का जो साइज है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज पाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि आप अपनी अकेले बिजनेस करोगे तो सारा पैसा आपके पास तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कहा जाता है कि रिसोर्सेज कम होते हैं, आप कितना पैसा लगा सकते हो अकेले, आप ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, तो इसीलिए इसमें रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिमिटेड लाइफ। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइफ है ना वो लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसकी डेथ हो जाएगी या जिस दिन वो बिजनेस को क्लोज करेगा उसी दिन द एंड हो जाएगा बिजनेस का। तो इसमें कहा जाता है कि लिमिटेड लाइफ है। सोल प्रोप्राइटर का कोई मतलब अलग से नहीं चलता, इसीलिए हम नो सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। इसमें बिजनेस का के पास अपनी पावर नहीं होती है कि वो खुद अपने नाम से चले, हमेशा वो ओनर के नाम से चलेगी। ठीक है, तो जिस दिन ओनर की डेथ हो जाएगी या जिस दिन ओनर नहीं रहेगा बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोजर हो जाएगा उसका। अच्छा, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने पढ़ाई था फीचर में कि इसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो ये इसके लिए एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके पास जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। फिर है मैनेजरियल एबिलिटी, मैंने आपको बताया था प्रोप्राइटर में नॉट बी एफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि प्रोप्राइटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है कि वो उतना ज्यादा एफिशिएंट ना हो, उसके पास उतना ज्यादा मैनेजरियल एबिलिटी ना हो। हर आदमी के साथ होता है, अकेला एक आदमी सारा चीज मैनेज नहीं कर सकता। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर मान लो पार्टनरशिप में रहता या जॉइंट स्टॉक कंपनी में रहता तो बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं और फिर मैनेजरियल एबिलिटी होती है वहाँ। बट इस केस में कोई मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? क्लास यस ठीक है यस सर। सर। स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है पार्टनरशिप। अगर आप देखोगे सोल प्रोप्राइटर के बाद आता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप्स क्या होती हैं? देखो पार्टनरशिप सबको पता है कि पार्टनरशिप, जो सोल प्रोप्राइटर था वो तो था एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा था, लेकिन जो पार्टनरशिप है इसके अंदर ज्यादा लोग मिलके काम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसमें बताया गया है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक साथ काम करते हैं और एक व्यक्ति जो काम करता है वो दूसरे के ऊपर बाइंडेड होता है, बाउंडेशन होती है। मतलब मान लो मैं पार्टनर हूँ, जो मैं फैसला लूंगा दूसरों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं। ये सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है? पहला इसका फीचर है फॉर्मेशन। देखो इसका जो फॉर्मेशन है ना ये लॉफुल होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और ये ओरल या रिटर्न दोनों हो सकती है। ओरल का मतलब है मुंह से बोल दो कि चल आज हम चार जने मिलके बिजनेस करते हैं और आप चार जने स्टार्ट कर दो बिजनेस और आपस में बिजनेस करने लगो, तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न चाहते हो तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा और आपको फिर रीजन लिखना पड़ेगा कि किस लिए स्टार्ट कर रहे हो और सबके नाम एड्रेस ये सब रजिस्टर्ड होगा। तो इसमें बताया गया कि इसकी जो फॉर्मेशन है ये आपस में एग्रीमेंट के हिसाब से होती है। अगर वो चाहते हैं कि बिना रिटर्न फॉर्म में हो तब भी हो सकती है, रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं तब भी हो सकती है। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। दूसरा आता है बेटा लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी में क्या बताया गया है कि द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। इसमें क्या होता है जो लाइबिलिटी है ना ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे? इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो उनकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर को कितना भी पैसा देना पड़ सकता है, उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी पैसा देना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये अनलिमिटेड लायबिलिटी मानी जाती है। जैसे चार जने मिलके काम कर रहे हैं, बिजनेस को लॉस हो गया, सबने पैसे भरे लेकिन उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं हो पाया बाहर वाले लोगों को, तो ऐसे में एक पार्टनर को अपने घर से पैसा देना पड़ सकता है अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो। अंडरस्टूड? यस सर। फिर आता है रिस्क बियरिंग। देखो ये भी एक खास फीचर है इसका। जब भी रिस्क होगा, मतलब मान लो जब भी लॉस होगा ना बिजनेस में, तो सभी पार्टनर मिलके भरेंगे। इसकी खास बात यही होती है
कि जब भी बिजनेस के अंदर लॉस होगा, आप ये देख रहे हो फोटो में इतने सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, अगर बिजनेस को गलती से लॉस हो गया तो हर पार्टनर भरेगा अपनी जेब से। तो ये एक अच्छी बात भी है, इसको हम एडवांटेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक बिजनेस कर रहे हो आप, 20 लाख का नुकसान हो गया और 40 पार्टनर हैं, तो सब 50-50 हजार भर देंगे, तो इतने से ज्यादा महसूस नहीं होगा, आप आसानी से बिजनेस को झेल लेंगे। लेकिन अगर आप खुद अकेले बिजनेस को कर रहे होते सोल प्रोप्राइटर, तो फंस जाते, इतना पैसा कहाँ से देते। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात होती है इसमें कि रिस्क जो है हर कोई पार्टनर बियर करता है, भरता है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर जो डिसीजंस है ना, ये म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, मतलब सबके साथ राय विचार किया जाता है। अगर आप पार्टनर हो और आपको कोई फैसला लेना है, तो सब जने मिलके बैठोगे, बात करोगे, भाई ये करें ना करें, और आपस में मिलके तय करना होता है कि ये हम काम करना है कि नहीं करना है। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ काम को करना, ये इसकी खास बात है। कभी भी पार्टनरशिप में अकेले आप सारे फैसले नहीं लोगे। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए सभी पार्टनर बाहर हैं और आपको कोई फैसला करना है और वो नहीं आ सकते और आपके पास टाइम नहीं है बात करने का, तब आप कोई फैसला ले सकते हो, तो वो फैसला सबके ऊपर लागू होगा, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सब आपस में हैं, तो आप म्यूचुअल कंसेंट करो, उनसे राय विचार करके ही फैसला लेना होता है। फिर आती है बात कंटिन्यूटी की। याद है आपको सोल प्रोप्राइटर में मैंने कहा था कि अगर वो सोल प्रोप्राइटर ओनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाएगी। यहाँ पे इसका उल्टा है, अगर मान लो एक पार्टनर की डेथ हो जाती है एक बार को, तो पार्टनरशिप बंद नहीं होगी। जो पार्टनरशिप होती है इज प्योरली अ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसीलिए अब आप ये देखो यहाँ पे, अगर मान लो एक पार्टनर डेथ होती है तब पार्टनरशिप चलती रहेगी। लेकिन एक बार को अगर सारे पार्टनरों की डेथ हो जाए, सारे पार्टनर मर जाएं, या मान लो दो पार्टनर हैं, एक की डेथ हो जाए, तो दो पार्टनर तो रहेंगे नहीं, कम से कम दो पार्टनर चला चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस जो है बंद होनी पड़ेगी। तो याद रखना कि पार्टनरशिप के अंदर भी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, है ना। अगर मेंबर आपस में चाहें तभी बिजनेस चलेगी और नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। तो जैसे सोल प्रोप्राइटर था वैसे ही ये है, बस फर्क क्या है कि वहां पे अकेले उसकी डेथ होती ही बिजनेस बंद हो जाती, यहाँ पे अकेले डेथ होने से हो सकता है बहुत सारे पार्टनर हैं तो बिजनेस चलती रहेगी। लेकिन अगर पार्टनर आपस में चाहे तो बिजनेस को बंद कर सकते हैं आपस में एग्रीमेंट करके। ये पॉइंट आ गया समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट यस आता है सर। मेंबर्स। नेक्स्ट आता है मेंबर्स। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि मिनिमम मेंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप में। तो देखो, कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए। और हमारी पार्टनरशिप एक्ट में 100 का बताया गया है, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट 100 को नहीं मानती है, अभी फिलहाल 50 माना गया है। आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारी गवर्नमेंट 100 को लेगी। तो एट द प्रेजेंट सिचुएशन, मिनिमम नंबर ऑफ members in a partnership is 2 and maximum can only be 50। ज्यादा से ज्यादा 50 ही हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है म्यूचुअल सर एजेंसी की। हाँ हाँ बोलो। सर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पूछा एमसीक्यू में और 100 और 50 दे रखा है तो किस पे टिक करें? 50 लेना है। लेकिन अगर मैंने ये पूछ दिया कि कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ अ कंपनी एक्ट, मतलब कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है, तब तो 100 यस सर। है। लेकिन अगर मैं सिंपल बोलूं कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप में, तो आपको 50 बताना है। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट में स्पेसिफिकली ये लिखूं कि कंपनी एक्ट 2013 कितना कहती है, तो आपको 100 लिखना है। तो दोनों में ध्यान रखना है। फिर आता है ओके। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है कि कहा जाता है कि हर एक पार्टनर एक बाकी पार्टनरों का एजेंट होता है। एजेंट क्यों होता है? क्योंकि मान लो 10 पार्टनर हैं, 9 पार्टनर बाहर हैं और एक पार्टनर बिजनेस में बैठा हुआ है उस समय, और कोई बाहर से डील आ जाती है या कुछ सामान खरीदना है या बेचना है, और आपको अभी फैसला लेना है, अभी इमीडिएटली। तो वो उस समय आप जो फैसला लोगे, भले वो फैसला सही हो या गलत हो, बाकी पार्टनरों को आपका लिया हुआ फैसला मानना पड़ेगा। तो म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिचुएशन घुमा के बोल देगा कि एक पार्टनर है, उसने फैसला लिया और उसने सामान खरीद लिया, सामान खरीदने की वजह से बिजनेस को लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो बताइए कि ये जो लॉस हुआ है बाकी पार्टनर भरेंगे क्या? तो आंसर है हाँ, बाकियों को भरना पड़ेगा। क्यों भरेंगे? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर का लिया हुआ फैसला सबके ऊपर बाइंडेड है, तो सबको मानना पड़ेगा। आगे समझ में? सर वो जो म्यूचुअल एजेंसी है वो
जो अभी आपने पॉइंट बताया था वो तो सिर्फ कुछ ही केसेस में अप्लाई होगा ना, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तब। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखो क्या है कि अगर सारे पार्टनर वहाँ बैठे हैं फिर तो रूल ये कहता है कि आपको बिठा के मीटिंग करना चाहिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए। और जिस समय पार्टनरशिप बन रही होती है ना, उसी समय सभी पार्टनर इस बात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी कोई बड़ा फैसला होगा तो हम सब जने बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो एक बार को ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको फैसला अभी लेना है, इमीडिएट लेना है और दूसरे पार्टनर बाहर हैं और आपको पूछने का टाइम नहीं है, आप मीटिंग में हो और आपको हाँ या ना तुरंत बोलना है, तो ऐसे में आप फैसला ले सकते हो और सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी से चलती है। ठीक है? यस सर। अब बात करेंगे हम लोग एडवांटेजेस की। देखो जो फीचर हमने पढ़ा ना, उसी में से कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेज यही है कि भाई ये आसानी से फॉर्म हो सकता है और बंद हो सकता है, इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और यही एडवांटेज हमारा सोल प्रोप्राइटर में भी था, तो दोनों में सेम फॉर्मेशन वो है, फीचर है, एडवांटेज है इसमें। दूसरा है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। आपको लगता नहीं है कि जब 2 या 3 जने मिलके बात करेंगे तो इनका जो लिया हुआ फैसला है वो काफी बैलेंस होगा एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। तो यही होता है, सोल प्रोप्राइटर में जो बैलेंस डिसीजन नहीं होता है और इसके अंदर जो फैसले होते हैं वो काफी बैलेंस माने जाते हैं, तो इसीलिए इसमें बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। बट व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटर, ही इज द वन हु टेक ऑल द डिसीजन, therefore there is no balanced decision making in that. Is it clear? यस सर। यस सर। फिर आता है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो एडवांटेज ये है कि इसमें ज्यादा पैसा होता है। अगर आप देखो सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। कोई भी पर्सन ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें लगा सकते हैं पार्टनर्स। जैसे मान लो 4 जने काम कर रहे हैं, अगर बहुत पैसे की जरूरत है तो सब जने थोड़ा थोड़ा ले आएंगे तो अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। अब जैसे मान लो 5 पार्टनर हैं, तो देखो आप लेफ्ट साइड में ये पार्टनरशिप है, तो पांचों ने अपनी अपनी गड्डी दे रखी है। ध्यान से देखो, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिख रहा है? यस और अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर है तो अकेली अकेली पार्टनर क्या करेगी, वो अकेले ही पैसा लाना पड़ेगा उसको सारा का सारा। तो आप देख सकते हो उसमें सारा का सारा पैसा उसे अकेले ही देना पड़ेगा। आ गया समझ में? यस सर। फिर आता है यस सर। शेयरिंग ऑफ रिस्क। देखो सोल प्रोप्राइटर की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर ना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, बर्डन सब में बढ़ जाता है, एंग्जाइटी नहीं होती, डर नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों मिलके 2 या 2 से ज्यादा ज्यादा जने काम करते हैं तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। कल को अगर मान लो रिस्क हो भी गया बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो सबको थोड़ा थोड़ा करके भरपाई हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें रिस्क जो है, खतरा सब जने मिलके भरते हैं तो काफी बर्डन कम हो जाता है। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर चला रहे हो तो भयंकर खतरा रहता है, कभी भी डूब सकते हो। फिर आती है सिक्रेसी। देखो इसमें सिक्रेसी बनी रहती है। अगर आप पार्टनरशिप हैं तो 3-4 जनों को पता होता है क्या हो रहा है, वो जाके कहीं और फैला देगा खबर। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो जब तक दूसरे को नहीं बताओगे पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सिक्रेसी रख सकते हो अगर सोल प्रोप्राइटर हो। और पार्टनरशिप में क्या है, इसमें भी आप सिक्रेसी रख सकते हो क्योंकि 4 पार्टनर हैं तो चारों आपस में जब तक किसी और को नहीं बताएंगे आसानी से सिक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। तो ये ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटर में ज्यादा सिक्रेसी होती है और पार्टनरशिप में थोड़ी कम होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में हो सकता है दूसरे पार्टनर जाके बता दें। फिर भी एडवांटेज में हम यही लिखेंगे कि इसमें सिक्रेसी रखी जा सकती है, क्योंकि जो पार्टनर आपस में काम करते हैं सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं को पता होता है, बाहर के लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना होता है। तो अगर वो चाहें तो सिक्रेसी बनाए रख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। इसके क्या नुकसान है? देखो इसके कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान तो यही है कि भाई आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगा। सभी पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अपने घर से भी देना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यही डिसएडवांटेज सोल प्रोप्राइटर में भी था। फिर आता है लिमिटेड रिसोर्सेस। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे। पीछे मैंने पढ़ाया था कि इसमें पैसा कई लोगों से मिलके आ जाता है, लेकिन कई लोगों से कितना, 50 से ज्यादा तो आप रख नहीं सकते। तो अगर मैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में देखूं तो यहाँ पे नुकसान तो यही है कि इसमें भी लिमिटेड रिसोर्स होता है, गिनती के लोग होते हैं, उन्हीं से हम पैसा ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारे पास उतना ज्यादा पैसा नहीं रहता है। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। एक और आता है बेटा कन्फ्लिक्ट। देखो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है
कि इसमें झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे दो पार्टनर आपस में झगड़ जाते हैं, कई चीजों को लेके डिसएग्री हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बोलेगा कि यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, तू कम कर रहा है, तू कम प्रॉफिट ले, मैं ज्यादा लूंगा। इस तरह के झगड़े बहुत होते हैं। ठीक है, कई बार एक दूसरे पे विश्वास नहीं करना, तो इस इन सब चीजों को लेके कन्फ्लिक्ट होता रहता है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटर में ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सारा फैसला वो अकेले ही करता है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट आने का चांस 0 है। फिर बात आती है पब्लिक की कॉन्फिडेंस की, बाहर के लोग कितना विश्वास दिखाते हैं आप। देखो क्या होता है ना कि पार्टनरशिप के ऊपर ज्यादा लोग विश्वास नहीं दिखाते, सीधी सी बात ये है, समझे ना। पार्टनरशिप में अगर आप देखोगे तो बाहर के लोग ना उतना विश्वास नहीं करते, उनको लगता है पता नहीं अंदर क्या खिचड़ी पक रही है इनकी। तो जो पार्टनरशिप होती है इस पे ट्रस्ट नहीं करते बाहर के लोग, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो होता नहीं है ये, तो इसीलिए ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता। और अगर हम देखें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, उन सब में ज्यादा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, तो इसलिए उस पर विश्वास ज्यादा लोग दिखाते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया स्टूडेंट सबको? यस सर। यस सर। तो हमने 2 टॉपिक कर लिया स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटर पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, कि पार्टनर्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, तो आप देखो पार्टनरशिप, 2 चीजें हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले मैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बता देता हूँ। देखो पार्टनरशिप जो है 3 तरह की होती है। अगर आप देखो पार्टनरशिप एक तो जनरल होती है, इसको अलग अलग कैटेगरी में मैं अलग से बता रहा हूँ। पार्टनरशिप को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड पार्टनरशिप। अच्छा, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जनरल पार्टनरशिप होती है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि सभी पार्टनर्स जो हैं अनलिमिटेड होते हैं। इस जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ना जनरल पार्टनरशिप ही चलती है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कल को बिजनेस डूब गई तो सभी पार्टनरों को भरपाई करना पड़ेगा, बाहर के जो लोग हैं उनको उधार पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप जनरल पार्टनरशिप देखो तो इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जनरल पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। इस पे क्वेश्चन 100% बनेगा टेस्ट में, तो इसको अच्छे से समझ लो। देखो जनरल पार्टनरशिप क्या है? जनरल पार्टनरशिप में 2 पार्टनरशिप है, कौन कौन से, कौन बता रहे हैं? एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरी पार्टनरशिप एट विल। बिल्कुल सही, पार्टनरशिप एट विल। तो पहले हम बात करते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो जैसा कि नाम है, इस नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई होती है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई होती है, और जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है ना, अपने आप ये डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। जैसे मान लो 4 जनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और उन्होंने तय किया कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, तो जैसी ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे ही टाइम खत्म होगा या काम खत्म होगा, दोनों में से जो पहले, बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फिर यस आता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है मर्जी से। तो देखो ये जो पार्टनरशिप होती है, ये जो है एक इट विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, ये चलती रहती है, चलती रहती है। इट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम एज इट इज डिसाइडेड बाई ऑल द पार्टनर्स। ये किसी भी समय, मतलब जब पार्टनर्स आपस में चाहें तभी बंद होती है, नहीं तो ये पार्टनरशिप चलती रहेगी, चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं हो। जब पार्टनर्स चाहेंगे आपस में कि चलो भाई अब बंद कर देते हैं, रहने देते हैं, तभी जाके ये क्लोजर होगी। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो मैं वापस ले चलता हूँ आपको। मैंने बताया था पार्टनरशिप 2 तरह की होती है, एक जनरल और एक लिमिटेड। तो जनरल पार्टनरशिप इंडिया में कैरी ऑन करी जाती है, और जनरल पार्टनरशिप में हमने 2 तरह की पार्टनरशिप पढ़ी। एक तो जनरल पार्टनरशिप में हमने पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ा जो जो पर्टिकुलर काम के लिए होता है, और एक पढ़ा हमने पार्टनरशिप एट विल, जिसके अंदर पार्टनर्स आपस में मिलके चलाते हैं और जब मन करे बंद कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, और यही इंडिया में चलती है, दोनों इंडिया में फॉलो की जाती है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं पार्टनरशिप, ये वाली लिमिटेड पार्टनरशिप में, तो सही बात तो ये है कि इंडिया में इसको कैरी ऑन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें भी 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक तो होती है पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी वाली।
ठीक है, जिसको हम स्पेशल पार्टनर्स भी बोलते हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो है जनरल पार्टनर्स, ये जो हमने पीछे पढ़ा है वो, और लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो स्पेशल पार्टनर जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें देखो मिनिमम एक जनरल पार्टनर जरूरी होता है। हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा स्पेशल पार्टनर की। तो स्पेशल पार्टनर जो होता है, इसमें क्या होता है, एक जो है जनरल पार्टनर एक होना जरूरी है, जिस ठीक है, इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया बट प्रिवेल्स इन इंग्लैंड। इंडिया में तो अभी अलाउड नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में आज भी चल रहा है इसमें। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना कि जो स्पेशल पार्टनर है ना, इस ये लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए होता है। जैसे मान लो 10 पार्टनर है, तो एक पार्टनर अनलिमिटेड के लिए होगा, बाकी सब लिमिटेड के लिए होगा। तो जितना उन्होंने पैसा लगाया उतना ही डूबेगा, बाकी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि इंडिया में ये चीज नहीं है, शायद इसलिए कि ज्यादा कंफ्लिक्ट ना हो और सब कुछ सही चलता रहे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। क्लास। Yes. फिर आता है पार्टनरशिप डीड। अब देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड देखो ये है बहुत, मतलब इसको मैंने जब मैंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको काफी, मुझे लगता है एक पीरियड पूरा इसी पे चला, और ऑनलाइन क्लास में मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है और, तो आप प्ले लिस्ट पे जाके और वहां पे आप आराम से सुन सकते हो। मैं अभी फिलहाल टू द पॉइंट जो काम की चीजें वही डिस्कस करूंगा। पार्टनरशिप डीड अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो आपको बस इतना बताना है कि पार्टनरशिप डीड जो है एक एग्रीमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे पार्टनर्स मिलके फैसले लेते हैं कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस भरेगा। ठीक है, बिजनेस कैसे चलेगी, कल को अगर कोई फैसला लेना है तो सब मिलके बात करेंगे, और क्या किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इट इज एन एग्रीमेंट जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। माना जाता है कि हमेशा रिटन अच्छा माना गया है। अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट बनवाते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, ओरल डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो कोई ऐसा सा चीजू नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगर बाहर वाले ने आपके खिलाफ केस किया या फ्रॉड का किया, तो आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे और आपको बहुत इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। जैसे अगर आपस में झगड़े हो गए और एक पार्टनर कह रहा है कि मेरे को इतना बोला था तुम लोगों ने प्रॉफिट देने के लिए, तो आप फिर उसको मतलब सुलझा नहीं पाओगे अच्छे से, कंफ्लिक्ट होने का डर रहेगा। रिटर्न होने से आप उसको दिखा सकते हो कि देख भाई, ये लिखा हुआ है, तूने साइन किया हुआ है, और उसको मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कंटेंट्स, पार्टनरशिप के डीड के क्या कंटेंट्स है। पहला ये है नेम ऑफ द फॉर्म। इसमें क्या होता है, फॉर्म का नाम होता है। जैसे पार्टनरशिप डीड के अंदर फॉर्म का नाम दिया रहता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? जब पार्टनरशिप डीड बनती है ना, पार्टनरशिप डीड बनती है, तो उसके अंदर आपको ना नाम रखना पड़ता है। तो उसमें आपको नाम रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको नाम और एड्रेस दोनों देने पड़ेंगे। ये चीज पहले से ही रजिस्ट्रार को सबमिट कराना पड़ता है। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कि आपकी जो बिजनेस है उसका क्या नेचर, क्या है, क्या किस तरह का बिजनेस कर रहे हो आप, और कौन सी जगह पे कर रहे हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट, आप पार्टनरशिप कौन से तारीख को शुरू कर रहे हो, ये बताना पड़ेगा। फिर आपको ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक के लिए चलाना चाहते हो, है ना। जैसे अगर आप मान लो पर्टिकुलर पार्टनरशिप चला रहे हो, तो आप कितने दिन चलाओगे, 5 साल, 4 साल, 3 साल, आपको पहले ही बताना पड़ेगा। और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब आप कितना पैसा लगा रहे हैं, हर पार्टनर कितना कितना पैसा लगाएगा, वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है अपने बिजनेस से। जैसे कई बार अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी पैसे ले लेते हैं पार्टनर्स, तो कौन कितना ले सकता है, ये बात आपको तय करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह से रूल्स क्या रहेंगे बैंक अकाउंट के, और प्रॉफिट का डिवीजन कैसा होगा, कौन कितना लेगा, क्या सबको बराबर मिलेगा, या कोई ज्यादा लेगा कोई कम लेगा, तो ये सब रेशियो पहले से ही तय होती है। अच्छा, ड्राइंग को लेके इंटरेस्ट भी बताया गया होता है कि अगर कोई अपने निजी इस्तेमाल के लिए पैसे निकालता है, तो उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा, और अगर किसी ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, ये सब पहले ही से तय होना चाहिए। लोन के बारे में भी पहले से तय करना पड़ेगा कि लोन का रेट क्या रहेगा। तो ये सब चीजें, सैलरी, कमीशन, ये सब पहले से ही डीड के अंदर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्टनर का क्या रोल है, कौन परचेज मैनेजर रहेगा, कौन प्रोडक्शन मैनेजर, कौन सेल्स मैनेजर, ये मतलब ये सब कुछ आपको यू विल हैव टू टेल इट। गुडविल क्या होगा, कैसे गुडविल निकाली जाएगी, मतलब पता है ना आपको, पार्टनरशिप नाम जब कमाएगा तो बिजनेस में नाम का भी पैसा होता है। तो आप उसको निकालने के लिए क्या तरीका अपनाओगे, आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, इसका एक पूरा चैप्टर है,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, तो वहाँ पे आपको गुडविल निकालना सिखाया जाएगा फॉर्मूला लगा के। तो ये सब चीजें होंगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे किया जाएगा, कल को अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है बिजनेस, तो अकाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा, ये सब आपको रखना पड़ेगा। जैसे कल को कोई रिटायर हो जाता है तो उसका हिसाब किताब कैसे होगा, ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ ऑडिटरी अकाउंट्स, ये सब आपको करना पड़ेगा। एट्रीब्यूशन, अगर मान लो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उनकी सुनवाई कैसे होगी, कोर्ट में किस तरह से जाएंगे, ये सब चीजें पहले से ही लिखा रहता है। उधार लेते समय कौन कितना उधार ले सकता है, किसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या राइट्स होंगे, ये सब मेंशन होते हैं। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। बुक से ज्यादा इसमें मैंने फाइल में रखा हुआ, बुक में फिर भी कम है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है, मैंने पहले भी बोला कि पार्टनरशिप को आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि क्या पार्टनरशिप कंपलसरी होता है, या फिर आप मान लो मर्जी से हो सकता है, या दोनों में से कोई, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। और देखो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो अपने एप्लीकेशन के साथ ये सारी डिटेल्स भरना पड़ेगा। अपने फॉर्म का नाम, लोकेशन, कौन से तारीख को ज्वाइन हुए, एड्रेस क्या है, ये जितना भी हमने पढ़ा सब। और आपको रजिस्ट्रेशन की फीस भी जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आपके नाम पे सर्टिफिकेट इशू होगा अगर आप बनाते हो रजिस्टर, आप अगर सपोज करो आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा रजिस्ट्रार से अप्रूवल होने के बाद, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ओरल और रिटन में तो फर्क है ना, ओरल में तो खाली मुंह से बोलते हैं, तो उसमें उसमें जो है अगर कोई कल को रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो क्या नुकसान हो सकता है। तो बेटा नुकसान बहुत हो सकता है। देखो नुकसान पहला ये हो सकता है कि कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी को के खिलाफ केस नहीं कर सकती। जैसे मान लो 10 जने पार्टनरशिप कर रहे हैं और एक बाहर के आदमी ने हमसे सामान खरीदा और हमें बोला कि भाई उधार ले लो और बाद में मैं दे दूंगा, और जब टाइम आया और बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, तो हम उसके खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान ये है, तो इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। दूसरा नुकसान है कि अगर मान लो आपस में पार्टनर भिड़ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं या किसी बात को लेके झगड़ा कर लेते हैं, तो भी आप केस कोर्ट में नहीं जा पाओगे, पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर पाओगे। और तीसरा, पार्टनर कैन नॉट एनफोर्स हिज क्लेम। कोई भी एक पार्टनर, जैसे मान लो मैं पार्टनरशिप में हूँ और मेरे साथ कोई बेईमानी हो रही है, तो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हम बस 100 रुपए तक के लिए क्लेम कर सकता हूँ, अदरवाइज पता नहीं 100 रुपए भी क्यों रखा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन ये है कि मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इसीलिए पार्टनरशिप ज्यादातर आप देखेंगे रजिस्टर्ड कराते हैं लोग और रिटर्न फॉर्म में रखते हैं, जिससे कि झगड़ा ही ना हो। ये बात सबको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो सबसे आखिरी जो टॉपिक है हमारा अब जो रह गया है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये हमें करना है कि पार्टनर्स कौन से होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पार्टनर्स भी कई तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पार्टनर्स, इसी से हम खत्म करेंगे। देखिए पार्टनर्स, अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा, अब पार्टनर्स पढ़ेंगे कि पार्टनर कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए कई तरह के पार्टनर होते हैं। पहला एक होता है एक्टिव पार्टनर। अब देख रहे हो कितना फुर्ती से भाग रहा है, तो ये एक्टिव पार्टनर है। ये वो पार्टनर है जो मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लेता है, अकेला काम करता है, भागता है, अकेला नहीं मतलब एक्टिव होता है, जाके ऑफिस में बैठेगा, कोई राय लेना होगा तो लेगा, कोई डिसीजन लेना होगा तो लेगा, पैसे भी लगाता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी बांटता है। देखो सेकंड पे लिखा है ही शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस आल्सो। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होता है। और ये ना एक्चुअल में पार्ट लेते हैं बिजनेस के अंदर, दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करते हैं, और इसका दूसरा नाम वर्किंग पार्टनर। तो इसको हम लोग वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जान सकते हैं। तो टेस्ट में कैसे आएगा क्वेश्चन, मान लो हाइपोथेटिक वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक पैराग्राफ दे देंगे और बहुत सारे पार्टनरों के नाम होंगे और एक स्टोरी की तरह आपको समझा देंगे कि ऐसा हुआ, एक पार्टनर ने ऐसा ऐसा काम कर रहा था, दूसरा ऐसा कर रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन पार्टनर जो है किस तरह का पार्टनर है, दूसरा वाला बताइए कौन सा है, क्या पार्टनर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, आना चाहिए। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, देखो आराम से आराम फरमा रहे हैं, ये वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप में डे टू डे एक्टिविटी में भाग नहीं लेता, ये सिर्फ आराम करता है। बस इसका काम क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर पैसा लगा देता है और प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसको उसमें अपना हिस्सा लेता है, ठीक है। और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो एक एक लाइन बड़ा केयरफुली पढ़ना। ये वो पार्टनर है जो काम नहीं करता खाली, उसके अलावा सब कुछ करता है, पैसे भी लगाता है,
प्रॉफिट में अपना हिस्सेदारी भी लेता है, अगर मान लो बिजनेस को लॉस हो गया तो लॉस भी भरेगा। और अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मान लो बिजनेस बंद हो गई ना तो घर से अपना पैसा देना पड़ सकता है। इसका दूसरा नाम डोरमेंट पार्टनर है, तो इसका नाम भूलना मत, अगर गलती से डोरमेंट पार्टनर पूछ लिया तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या है, देखो नाम से ही क्लियर है, ये वो पार्टनर होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन होता है, लेकिन बाहर की जनता को नहीं पता, मतलब बाहर के लोगों को नहीं पता कि ये पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टनर होता है। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी भी लेता है, जैसे कोई फैसला वैसला लेना होगा तो ये बैठेगा, प्रॉफिट लॉस भी बांटता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। लेकिन बस एक खास बात क्या होती है कि बाहर के लोगों को पता नहीं होता है कि ये सीक्रेट पार्टनर है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर। देखिए नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपना नाम इस्तेमाल होने देता है फॉर्म के अंदर। मतलब ये क्या करता है, ये बोलता है ठीक है मेरे नाम का इस्तेमाल कर लो और बिजनेस चेक करो तुम लोग। ठीक है, ये जो है कभी हिस्सेदारी मतलब पार्टनरशिप के अंदर जाके ऑफिस में नहीं बैठता, ये प्रॉफिट भी नहीं बांटता, ये सबसे खास बात ये है। लेकिन सबसे अजीब सी बात ये है कि इसको बाहर वाले लोगों के प्रति ना लायबिलिटी होती है। मान लो अगर ये बोलता है कि भाई मेरा नाम का इस्तेमाल कर लो और तुम लोग पार्टनरशिप करो, अगर मान लो कल को बिजनेस बंद होती है और बाहर के लोग बोलते हैं हमें पैसा दो पैसा दो, तो नॉमिनल पार्टनर को भी पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि सर नॉमिनल पार्टनर फिर बन ही क्यों रहा है, इससे बड़ा तो बेवकूफ नहीं हो सकता कोई। तो बेटा ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है पहले आपको कि ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कहीं बिजनेस और चल रही हो, तो वहां पे अपना फायदा लेने के लिए यहाँ अपना नाम दे देगा और वहां पे दूसरे पार्टनरों की मदद लेगा कि यार तुम लोग मेरी बिजनेस को बढ़ाने में मदद करो, क्योंकि हो सकता है दिल्ली में इसका अच्छा खासा चल रहा हो बिजनेस, तो ये बोलेगा ठीक है बाहर के लोगों को बता दो कि मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूँ, और इससे क्या होगा लोग पैसे लगाएंगे तुम्हारे बिजनेस में और मेरे नाम से तुम लोग उनसे पैसे बिजनेस में अच्छा खासा पैसे कमाओ, लेकिन यही चीज मैं आपको जयपुर या कहीं और मेरी बिजनेस है वहां मैं कमाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो नॉमिनल ये जो पार्टनर होते हैं ना, इसी तरह का पार्टनर बाय एस्टॉपल है। पार्टनर बाय एस्टॉपल वो पार्टनर होता है जो जब उसके बिहेवियर से या कंडक्ट से ऐसा लगता है कि वो पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है। ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर होता है ना, या उसका जो कंडक्ट होता है, जो व्यवहार करता है वो ऐसे करता है जैसे पार्टनर है, लेकिन रियल लाइफ में वो पार्टनर नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। जैसे गर्दन हिला देगा, ठीक है भाई बढ़िया है ये है वो, तो ये मतलब बिहेवियर से तो ऐसे दिखा रहा है कि हाँ पार्टनर है। जैसे किसी ने बोला कि सर मैं इस बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप भी पार्टनर हो, मैं लगा दूं पैसे, तो मान लो ये क्या करता है, मतलब अपने कंडक्ट से बोल रहा है चुप है, मना करना चाहिए ना, तो ये कह रहा है हाँ लगा दो ये है वो। इसका मतलब इसका बिहेवियर इस तरह का है कि ये पार्टनर है लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं, तो ऐसे में इसको पार्टनर माना जाएगा और इसको थर्ड पार्टी की तरफ से पैसे देने पड़ेंगे अगर कल को बिजनेस बंद होती है। और आखिरी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो ये भी उसी तरह का पार्टनर है, बस फर्क ये है इसमें कि जब कोई कोई पार्टनरशिप बोलती है कि ये हमारे साथ काम करेंगे ये हमारे पार्टनर है, तो ये अपने आप को होल्ड करके रख लेता है और लोगों को बताता नहीं है कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ। तो कई बार लोग इस तरह से फायदा उठा लेते हैं। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यही है। डिटेल में समझना है तो हम हमारी जो रेगुलर क्लासेस हुई थी उसमें मैंने इसको काफी अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया हुआ, वहां देख सकते हैं। तो ये थे बेटे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये वाला चार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप खाली ये चार्ट पढ़ लोगे तो कभी भी मतलब आप कोई भी आंसर गलत नहीं बताओगे, एकदम परफेक्ट चार्ट है, तो इसको जरूर कीजिएगा। और जाते जाते एक माइनर पार्टनर का भी मैं बता देता हूँ कि माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अभी 18 साल की एज जिसने कंप्लीट नहीं किया है, और ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है, लेकिन हम इसको पार्टनर्स आपस में रख सकते हैं। ये हो सकता है कि ये सेलिब्रिटी हो इसलिए इसको रखा गया हो, तो ऐसे में हम रख सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा ये। ठीक है, बस ये है कि इसको हम पार्टनर तो मान लेंगे लेकिन ये एक्टिव नहीं रहेगा, मतलब आके बैठेगा नहीं ऑफिस ऑफिस में। हाँ ये है कि ये बुक्स वगैरह चेक कर सकता है आके, और बुक्स को स्टडी कर सकता है कि भाई सब कुछ काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन डिसीजन नहीं लेगा। और जब ये मेजर हो जाएगा तो फिर इसको हम पार्टनर के तौर पे रख सकते हैं। तो जब पार्टनर 18 साल का हो जाएगा, जैसे ही 18वां जन्मदिन होगा, तो ये माइनर की जगह रेगुलर पार्टनर बन जाएगा। इसके कुछ अधिकार हैं जो मैंने आपको बताया। पहला अधिकार ये है कि ये प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले सकता है।
दूसरा अधिकार जैसे कि मैंने बताया, ये इंस्पेक्शन कर सकता है किताब को, कभी भी आके चेक कर सकता है। अब आप सोचेंगे सर ये तो बच्चा कहाँ से चेक करेगा, अब ये बताइए ये कैसे चेक करेगी कि भाई क्या अकाउंट्स है और क्या नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, इसके गार्जियन जो भी इसके पेरेंट्स हैं वो जाके चेक करेंगे इसके बिहाफ पे, ठीक है। फिर एक और आता है, ही कैन स्यू द पार्टनर्स। अगर इसको लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है तो पार्टनर्स को स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, भले ही वो ओरल हो पार्टनर्स, ठीक है। तो इतना हो सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सर Yes. सर जो हाँ बोलो। पार्टनर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है ना? हाँ वो तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ डेट कर सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता। ओके सर। बुक चेक करने का सबका अधिकार है, माइनर पार्टनर का भी। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो यही प्लेलिस्ट जो मेरी प्लेलिस्ट जो मैं आपको भेजता हूँ ना, उसी में आपको मैं आज प्लेलिस्ट भी भेज दूंगा इस वाले यूनिट की। तो आप उसमें डिटेल में सारे टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन है। क्योंकि ये रिवीजन था तो हम लोग बहुत फास्ट मोड में थे, तो जितना भी हो सकता है फास्ट मैंने कराया है।